हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कब जो है अपने मैट्रिमोनियल केसेस सेटल करें, कब जो है मीडिएशन के लिए मैटर को रेफ़र करें और केसेस से बाहर निकले। आपके मैट्रिमोनियल केसेस जो कितने सालों से चल रहे हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। आज मैं ये तरीका बता रहा हूँ सेटलमेंट के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी करें ख़त्म। देखिए, सेटलमेंट ना एक बहुत ही इजी और बहुत ही फास्टेस्ट वे है अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं ख़त्म करने हैं। आपके केसेस नहीं तो बहुत साल चल जाएंगे, 5 साल 10 साल, कोई लिमिट नहीं है। अब वकील साहब कई क्लाइंट आते हैं बोलते हैं वकील साहब आप ये बताइए कि हमारे केसेस कब ख़त्म होंगे। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि मैं जो है स्ट्रैटेजी के बिज़नेस में हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी लगाता हूँ और रिजल्ट्स देखता हूँ आते हैं या नहीं आते हैं। मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कितने साल जो है आपके केसेस चलेंगे। और मैं एक चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके केसेस है ना उसको ख़त्म करना आपके ही हाथों में है और किसी के हाथ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का इशू है। जब हम मैट्रिमोनियल केसेस लड़ रहे होते हैं, सबसे बड़ा माइंडसेट का ही इशू है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड साइड हो, कि एक माइंडसेट का इशू है कि वाइफ साइड चाहती है कि उसको जो है जितना ज़्यादा मॉनेटरी कंपनसेशन मिले वो उसके लिए ठीक है, और हस्बैंड जो है ये चाहता है कि जितना कम उसे देना पड़े या बिल्कुल ही नहीं देना पड़े मॉनेटरी कंपनसेशन, वो उसका सोच रहती है। और कहीं पे बीच में वो एक जो हम कहते हैं स्वीट स्पॉट है कि वहाँ पे जो है आपका केस जो है सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये तभी होगा कि जो गैप है कि वाइफ जितना चाहती है आपसे और जो आप देना चाहते हैं वो कम से कम हो, तभी जो है सेटलमेंट के आसार लगते हैं। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ साइड आपसे 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे मांग रही है और आप जो है 15 लाख या 20 लाख देने को तैयार हैं। ऐसे में आप दोनों को जो है रियलिटी चेक की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा जो गैप है अगर आपके सेटलमेंट के मामले में, तो आपको एक तरीके से रियलिटी चेक देखना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जाननी होगी कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बंध जाती है और केसेस थोड़े लंबे चलते हैं तो आपका कितना खर्चा बैठेगा। अगर आपका खर्चा जो वाइफ डिमांड कर रही है उसके आसपास भी बैठ रहा है तो आपको सेटलमेंट इस केस में कर देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस ही नहीं बंधेगी इतनी, कई केसेस होते हैं ज़ीरो मेंटेनेंस होती है फिर भी वाइफ साइड 50 लाख रुपए मांग रही है, तब जो है सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है अगर आपकी मेंटेनेंस केस जो है आपके फेवर में आ जाता है और ज़ीरो मेंटेनेंस हो जाती है या बहुत कम मेंटेनेंस होती है, तो इतना तो अगर आप 20 साल भी केस लड़ेंगे तब भी आप वाइफ साइड को नहीं देंगे इतना। तो वहाँ पे जो है सेटलमेंट इस अमाउंट पे नहीं करनी चाहिए जो एग्जॉर्बिटेंट हो। वाइफ साइड को भी रियलिटी चेक करना चाहिए कि देखिए अगर आप केसेस लड़ रहे हैं तो आपको कितना मिल जाएगा। अगर आप सपोज़ मेंटेनेंस केस लड़ रहे हैं, आपको कितनी मेंटेनेंस बनेगी। तो ये एक अमाउंट है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे जो है मेंटेनेंस फिक्स होती है, और यही एक अमाउंट है जिस पे जो है इसी के आसपास जो है सेटलमेंट होती है। अब मेरे एक क्लाइंट थे, मैं एग्जांपल देके ही समझाऊंगा, क्योंकि हम जो है जो भी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं अगर आप उसे सपोर्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल से नहीं करेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को समझाने का। अब हमारे एक क्लाइंट थे, उनकी वाइफ जो है 16 या 17 लाख रुपए मांग रही थी और हमारे क्लाइंट थोड़े अच्छी पोजीशन पे थे। 1/3 भी अगर हम सपोज़ मेंटेनेंस मान के चले तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मेंटेनेंस उनके ऊपर बन जानी थी, और 2 या 3 साल से तो केस ही चल रहा था। तो मैंने उनको यही समझाया कि 12 या 15 लाख तो आपके सिर्फ एरियर होंगे, और अगर अभी वाइफ 17 लाख जो है मांग रही है तो अगर 12-15 लाख आपको देने ही देने हैं, चाहे कोर्ट ऑर्डर करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी वाइफ वर्किंग है या वो केपेबल ऑफ वर्किंग है, कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे मैंने उनको वही एडवाइस किया कि अभी सही टाइम है सेटलमेंट करने का, क्योंकि आपका जो है एंड ऑफ द डे वाइफ 17 लाख डिमांड कर रही है, उसको थोड़ा नेगोशिएट करा के वही 15 तक हम ले आएंगे, और 15 लाख ऑलरेडी आपको देने ही है वैसे भी अगर आप केस लड़ेंगे भी।
तो वहाँ पे हमारे क्लाइंट को जैसे ही हमने ये चीज़ समझाई तो उन्होंने सेटलमेंट के लिए हाँ बोल दिया। पूरे के पूरे केसेस सेटल हो गए और जितना अमाउंट उनको देना ही था और लीगली वो उनको देना ही था, वो तो सिर्फ एरियर्स है। बाकी जब केस लंबा चलेगा और बाकी प्रोसीडिंग होगी, डाइवोर्स तो उन्होंने डाला ही नहीं था, डाइवोर्स तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि डाला ही नहीं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ वो ही इतनी बन जाती है और उसके अलावा 498 ए केस न जाने कितना टाइम लग जाता। तो इसमें डाइवोर्स भी, सारे केसेस ख़त्म भी हो जाएंगे और वही अमाउंट उनको देना पड़ा जो उनको लीगली वैसे भी देना था। तो ऐसे में जो सेटलमेंट करनी वो एक समझदारी है, ऐसे में आप सेटल कर सकते हैं। फिर कई केसेस में वाइफ साइड बहुत एग्जॉर्बिटेंट फिगर मांग रही थी, 30 लाख 40 लाख रुपए। हमने कहा मेंटेनेंस इस केस में ज़ीरो हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हमने मेंटेनेंस केस फाइट किया और मेंटेनेंस वाकई में ज़ीरो हो गई। वाइफ साइड जो 30-40 लाख रुपए मांग रही थी, क्योंकि वही रियलिटी चेक, लॉयर्स जो है रियलिटी चेक नहीं कराते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको एंड में देखना है कि आपको वैसे भी कितना देना पड़ेगा। तो उसमें तो ज़ीरो ही देना था। तो मैंने वही एक क्लाइंट को अपने एडवाइस किया कि देखिए वो 30 लाख रुपए मांग रही है, मेंटेनेंस इसमें ज़ीरो होना है, और हमने मेंटेनेंस ज़ीरो करा के दिया क्लाइंट को। वो आराम से 8-9 लाख पे जो है वाइफ साइड आ गई, सेटलमेंट ईजिली हो गई उस केस में। तो हमें जो है दोनों साइड से, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड साइड हो, उस केस में रियलिटी चेक देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस कितनी बंधेगी आपके ऊपर लीगली आपको कितना देना पड़ेगा। ये तो एक साइड है। फिर उसके बाद मेंटल हैरेसमेंट आपकी कितनी होगी, आप लीगल फीस कितनी दोगे और कितने साल आप जो है केसेस लड़ना चाहते हो, क्योंकि हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है। अगर आप ये सारी कॉस्ट ऐड कर लो, जो भी मेंटल हैरेसमेंट है, लीगल एक्सपेंसेस है, या वैसे आपके पेरेंट्स परेशान है, जो करियर में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो सब अगर आप कैलकुलेट करो तो वो अमाउंट बहुत हाई हो जाएगा। और ख़ासकर उन केसेस में जहाँ पे बच्चे भी हैं, वो केसेस और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो आपको तो बच्चे का पहले सोचना पड़ेगा कि अगर सपोज़ आपके वाइफ बच्चा पाल रही है, वो रेस कर रही है, तो उसके दिमाग में तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर बच्चे की स्कूलिंग है उसका पैसा कौन देगा, उसको कॉलेज जाना है उसका पैसा कौन देगा। आजकल जो बच्चों के एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई होते हैं। अगर वाइफ साइड आपसे कोई एक हायर अमाउंट मांग रही है तो आप एटलीस्ट एक चीज़ आप कैलकुलेट करो कि उसके साथ बच्चा है, बच्चे का जो एक्सपेंसेस है वो कितने पड़ जाएंगे ओवर द ईयर्स। अगर आपको लगता है वो जस्टिफाइड है अमाउंट, थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट करके वहाँ पे भी सेटल कर सकते हो। हम ये सोच लेते हैं दूसरी पार्टी इतना मांग रही है, ये तो हमसे एक्सटॉर्ट कर रही है, ऐसा जो है सोचना गलत होता है। आपको एनालाइज करना है कि आपको वैसे भी कितना देना पड़ेगा। अगर आपका रिश्ता नॉर्मल होता तब आप कितना देते, उसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कितना करते, और लीगली जो है उस पर कितनी मेंटेनेंस बंधेगी। जब अगर आप केस लड़ते हो तो आपको वैसे भी कितना देना पड़ेगा और कितने साल आपका केस चलेगा। और आपको जो है नॉर्मल लाइफ अगर आपको जीनी है, आपको अगर नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है बिना केसेस के, उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेंटेनेंस का अमाउंट आपके खुद दिमाग में आ जाएगा कि ये मेंटेनेंस का अमाउंट ठीक रहेगा। सिर्फ दूसरी पार्टी डिमांड कर रही है और आप बस यही सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा है, हम लड़ते हैं, चलो, 10 सेकंड भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे जो है गलती आपकी है। आपकी वजह से जो है केसेस लंबे चल रहे हैं, आप ही की वजह से जो है केसेस सेटल नहीं हो रहे हैं और आप ही हैं जो सफ़र करेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छी तरह सोचनी चाहिए जब मेंटेनेंस और सेटलमेंट की बात आती है। और आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं कि लीगली आप मेरे को सच सच बताइए कि मेरी मेंटेनेंस कितनी बंधेगी। हम यही एजम्पशन में रहते हैं कि वाइफ तो अपने आप छोड़ के चली गई है, हमें कुछ नहीं मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रजनीश व स्नेहा तो अब एक गाइडलाइन बन चुकी है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो हमेशा बंधेगी ही अगर आपकी वाइफ बिल्कुल वर्किंग नहीं है। अगर वर्किंग है तब आप निश्चिंत रहिए, बट अगर वर्किंग नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे काम कर रही है, तो आपको ये समझ लीजिए मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी। अब वो कम ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए तरीके हैं, वो चीज़ तो आपको वैसे भी लड़नी है अगर आपको सेटलमेंट नहीं होती है। बट कोशिश हमेशा सेटलमेंट की ही करिए, क्योंकि सेटलमेंट जो है ईजी है, आपको लॉन्ग रन में सेटलमेंट ही सस्ता पड़ेगा। अभी आपको लगता है कि अब मेरे 9, 10, 15 लाख रुपए जा रहे हैं, पर आप ये सोचिए कि जो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है अभी
जो आप स्ट्रेस में, जो आपके पेरेंट्स को इस उम्र में जाना पड़ रहा है केसेस लड़ने, जो आपको लीगली ही देनी है मेंटेनेंस, ये सब कॉस्ट अगर आप फिक्स करेंगे तो हो सकता है मेरे हिसाब से आपका जो अमाउंट है जो दूसरी पार्टी डिमांड कर रही है वो बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा ओपन माइंडसेट से सोचना पड़ेगा मेंटेनेंस का जब भी केसेस आते हैं, और ओपन माइंडेडनेस से ही आपको इन सब का रेजोल्यूशन मिलेगा। तो ज़रूर सोचिए, कमेंट में लिखिए कि आप सेटलमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और मेरे को बताइए कि आपका क्या सोच है सेटलमेंट के बारे में। आपके केस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी सेटलमेंट के लिए, तो आपने क्या सोच के जो है सेटलमेंट को रिजेक्ट कर दिया था, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। लेट्स हैव अ डिस्कशन, एक डिस्कशन हम करते हैं इस बात पे कि आपकी जो डिसीजन था वो किस बेसिस पे आपने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो थोड़ा सोच समझ के अगर हम चीज़ें करें तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, बट अगर हम स्पर ऑफ द मोमेंट या एकदम ही डिसीजन ले लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ का रखें ख्याल। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।